हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और अब मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक नई सीरीज जिसमें डिस्कस करेंगे 30 मिनट्स में इस चैप्टर के आने वाले सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम पास किए जल्दी से शुरू करते हैं हम इस सुपर 30 मिनट्स को। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, क्वेश्चन के पहले हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मैग्नेट ब्रेन्स रिलीज कर चुके हैं क्लास 10th के सैंपल पेपर्स की पूरी सीरीज को। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10th को। चलिए भाई बढ़ते हैं आप जरा इस इंफॉर्मेशन के बाद हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए फटाफट। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, है ना? क्या नियम था भाई? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ऐसा था कि अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु। और ये किरण इस सतह से टकराकर वापस इसी मीडियम में लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण आएगी, टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहां पर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या होता है भैया? तो ये होता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। तो नियम क्या है? नियम पहला कहते हैं भैया कि यहां पर आपतन कोण, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है भाई कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल में होती हैं। ये तीनों कैसा होता है? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब भाई ये हम कर रहे हैं यहां पर रिवीजन, लेकिन इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक को फॉलो करके प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर इस चैप्टर के तरफ बढ़िए, आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़तो, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण से आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख खींचिए। तो भाई अवतल दर्पण है, मुझे पता है टोटल 6 नंबर ऑफ केसेस होते हैं जहां पर इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन सबसे छठवां जो केस होता है, इस 6वें केस में हमें पता है कि इस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। अदरवाइज सभी केसेस में मेरे को हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही मिलता है, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, लेकिन यहां पर कह रहे हैं आभासी निकालिए, तो आभासी होगा तो भैया सीधा होगा। कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, ठीक है ना, कहां? फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी इमेज कैसी बनती है? तो देखिए एक प्रकाश किरण इसकी चलती है जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ये सीधी जाती है और वापस इसी मार्ग पे लौट आती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? तो दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाती है समानांतर किसके? मुख्य अक्ष के, वो हमेशा ही फोकस से लौटती है। तो ये लौट आई कहां से? फोकस से। ये है वक्रता केंद्र। आगे की तरफ क्या लगता है आपको? ये दोनों मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो क्या काम करता है भाई? तो इनको पीछे की तरफ हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया तो यहां पर एक दूसरे को काट दिया, यहां पर जाकर के मुझे क्या मिल जाता है? तो यहां पर जाकर के मुझे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। बस पॉइंट ये है कि ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ये कैसा? आभासी है। तो मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। क्यों आभासी? क्योंकि दर्पण के पीछे, ये देखिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसके टॉप से ये टॉप बना, दैट इज बी डैश, दिस इज ए डैश। ये कैसा प्रतिबिंब है? तो ये प्रतिबिंब है सीधा, आभासी एवं बड़ा, है ना, या इसको आवर्धित भी लिख सकते हैं, है ना। ये कैसा है भाई? बड़ा भी बना है। ठीक है, हमेशा इससे बड़ा ही बनेगा। ठीक है ना। तो कहां रखते हैं वस्तु को? बिंब को रखना होता है इसके केस में फोकस तथा पोल के बीच में। यहां पर क्या होता है भाई? ऑप्टिकल, ये है हमारा पोल, ध्रुव, फोकस तथा पोल के बीच में रखेंगे तो इसकी बड़ी प्रतिबिंब बनती है और आभासी बनती है। क्लियर होगी बात? चलिए तो फटाफट से बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। ये कह रहे भैया दर्पण के लिए वस्तु की दूरी मतलब u, प्रतिबिंब की दूरी v और f में बोल रहे हैं संबंध स्थापित कीजिए। क्या होता है संबंध, हमें पता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण में होता है। ठीक है, एक और चीज, ये जो पूरा सेगमेंट है, पूरी डेरिवेशन हमारे स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई से एक्सक्लूडेड है। तो सीबीएसई में जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, इसकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी। चलिए क्लास 12th में है भाई ये सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके काम की चीज नहीं है, या दूसरी बात ये कि ये डेरिवेशन ही आपके किसी काम का नहीं, ये भी नहीं है। रीजन क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अल्टीमेटली आपकी एनसीईआरटी आपकी सीबीएसई क्या करती है, बीच के कुछ वैल्यूज को चेंज करके उस पर क्वेश्चंस बनाती है। तो ये देखिए भाई है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, बस एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, नॉलेज तो आपको भी रखना पड़ेगा। आइए देखिए, मैं कहता हूं क्या, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट बीम गई, ये पैरेलल जाने वाली मुख्य अक्ष के वो क्या होती है भाई, तो यहां से गुजर जाएगी, कहां से, फोकस से। तो ये हो गया मेरा फोकस। एक किरण जाती है वक्रता केंद्र से, ये रही वक्रता केंद्र से गई, तो ये किरण जाती है 90 डिग्री पे, वापस इसी पे आ गई, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसकी इमेज यहां बन जाती है भाई, ये बन गई इसकी इमेज। अगर मैं नेमिंग करना चाहूं तो नेमिंग कर दीजिए, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर मुझे बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज हो गई, बात खत्म। यहां पर सबसे पहला काम होता है हमारा एक रचना, एक कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से इसको यहां पे ज्वाइन कर देते हैं, ये पी है, इसको ओ डैश कह देते हैं, ये ओ कह देते हैं। तो रचना भाई ओ डैश लंब, ओ डैश लंब खींचा, ओ डैश लंब खींचा। अब ओ डैश आपने लंब तो खींच दिया, ठीक है, बना क्या, तो आपको इसमें ध्यान रखना होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाले दो ट्राइंगल। ठीक है, जो ऐसे त्रिभुज, जो देखिए सी और एफ बिंदु पर आप आइए, सी और एफ पे एक ये त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा भाई, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज आप एफ पे आइए, यहां बन रहा है ओ डैश एफ और एफ ए डैश बी डैश, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये दो त्रिभुज जिसमें देखिए ना, तो क्या भाई ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ऐसा एक त्रिभुज निकाला मैंने। और एक त्रिभुज कैसा निकाला, ये वाला देखिए, इसमें एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिसमें क्या हो, बराबर हो, ऐसे ही दो त्रिभुज हमको निकालनी है। और नहीं याद होता तो आप याद रख लीजिए सी और एफ पे चलना है, सी पर दो त्रिभुज जो बन रहे हैं उनकी बात मैंने कर ली यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आपको पता है, देखिए ये कोण सी बराबर है, कोण पूरा ही लिख देता हूं, ए सी बी कोण बराबर है किसके भाई, तो ए डैश सी बी डैश के, ये एक दूसरे के एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होंगे, अपोजिट कोण है, ये बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा क्या, तो दूसरा देखिए ये लंब है और यहां पर ये भी लंब है, तो मतलब ए इज इक्वल्स टू ए डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप भाई, तो इसको लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। समरूपता मतलब भाई एक जैसे रूप में, तो मतलब कोण कोण समरूपता से क्या लिख सकता हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज एबीसी ए डैश बी डैश सी के जैसा दिखता है। ये देखिए ना, ये नीचे वाला जो त्रिभुज है और ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए समरूपता कह रहे हैं। तो क्या होता है भाई, समरूप होंगे, तो समरूप होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होता है, मतलब इसका लंब और ये छोटे वाले ट्रायंगल का लंब, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। ठीक है, इसी वर्ष ये क्लास 10th में ही भाई आपको त्रिभुज में ये पढ़ना भी है ना, ये थ्योरम है बेसिकली। तो इन दोनों का लंब बटा में बड़े वाले त्रिभुज का आधार अपॉन में छोटे वाले त्रिभुज का आधार। बड़े वाले त्रिभुज का मतलब क्या, ए सी, और छोटे वाले त्रिभुज का मतलब क्या, तो ए डैश सी। ठीक हो गई एक समीकरण, ले लीजिए इसको फटाफट। अच्छा आगे बढ़ते हैं दूसरे में, तो त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज कौन सा है भाई, तो दूसरा त्रिभुज हमें दिख रहा है ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, और ये दोनों कोण को मेरे को पकड़ना है, ए डैश बी एफ डैश। देखिए ए डैश बी एफ डैश, सॉरी ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एंड दूसरा क्या दिख रहा है भाई, ओ डैश एफ, ओ डैश एफ, ओ डैश एफ। इन दोनों त्रिभुज में भी बात करता हूं तो ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप है। कैसे समरूप होंगे, तो देखिए ना, कोण ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ ओ डैश, ओ एफ ओ डैश, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, ओ एफ ओ डैश। ठीक है, और दूसरा ये दोनों 90 डिग्री, ये ओ डैश भी 90 डिग्री और यहां पर ए डैश भी 90 डिग्री, तो ओ डैश एंड ए डैश दोनों 90 डिग्री, ओ डैश
इज इक्वल्स टू ए डैश, ये दोनों हो गए 90 डिग्री। तो क्या आप लिख सकते हैं कि ये भी दोनों समरूप होंगे? कौन कौन से भाई? तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ समरूप का ये चिन्ह होता है ओ डैश एफ। अतः क्या लिख सकता हूं? तो आप क्या बोलेंगे? तो जब ये बराबर थे तो ये भी बराबर होंगे, है ना? ए डैश बी डैश एफ समरूप है ओ डैश एफ के, तो इसके भी साइड्स, इसकी भी भुजाएं अनुपातिक रूप से समान होंगी। तो भुजाएं कौन सी? तो बड़े वाले त्रिभुज मतलब ओ डैश अपॉन ये छोटे वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश, दोनों का लंब लिख रहे। अब दोनों का आधार लिखे, ओ डैश एफ और ये ए डैश एफ, ओ डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। किंतु अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप थोड़ा बहुत देखिए, बीओ और एओ डैश, ये बीओ और एपी लिख लेता हूं। चलिए, बीओ पैरेलल है एपी के, ये दोनों समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं होंगी, तो ये जो दोनों लंब होंगे, कौन सा? ए भी बराबर हो जाएगा ना ओ डैश के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की सभी जगह दूरियां बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मतलब क्या लिख सकता हूं? ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा मेरे ओ डैश के। ठीक है, अब ये बराबर हो गए तो बस बात बन गई हमारी। क्या करना है भाई? आप चलिए आइए यहीं पे इसी इक्वेशन में क्या करें? ओ डैश की जगह रख दीजिए आप ए बी, क्या रख दीजिए? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ डैश एफ अपॉन ए डैश एफ, ओ डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, ये चलेगा। अब इसको समीकरण 2 दे देता हूं। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं समीकरण 1 और समीकरण 2 पर जरा ध्यान दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 एलएचएस दोनों के बराबर दिख रहे हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है भैया? तो ये दोनों के आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर हो जाएगा ओ डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, ये दोनों आरएचएस भी बराबर, जब एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए ना, छुटकू सा एसी किसके बराबर होगा? तो देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है, ए से जो पी तक की ये जो दूरी होगी, इसको डिनोट करेंगे यू से, वस्तु की दूरी है। ये जो सी से पी तक की दूरी है ये आर है भाई, ये कौन है? आर, वक्रता त्रिज्या। ये जो होगी ये होगी हमारी वी, और ये जो फोकस से यहां तक की दूरी है ये है एफ। अब अगर मुझे दूरियां निकाली है, मुझे निकाली है ए सी, ये छुटकी इसी डिस्टेंस यहां पे, ये कैसे निकलेगा? यू में से आर माइनस कर दूंगा, निकल जाएगा ये बचा हुआ, ये जो मुझे बचा हुआ चाहिए यहां पर, ये इतना सा मुझे चाहिए, ये कैसे निकलेगा? यू माइनस आर। तो मैं लिख देता हूं एसी की जगह मैं सीधे रखता हूं यू माइनस आर। लेकिन सभी डिस्टेंसेस किधर है? पोल से लेफ्ट में, तो सब नेगेटिव होगी, तो बाहर एक नेगेटिव भी लगा दिया। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से ए डैश सी निकालिए। ए डैश सी मतलब ये छोटी सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ये कैसे आएगा? आर में से वी को माइनस कर दूं, आर में से वी माइनस करूंगा तो छोटी सी डिस्टेंस आ जाएगी। तो नेगेटिव ऑफ आर माइनस वी। अब ओ डैश एफ की बात करते, जरा देखिए ओ डैश एफ, अगर ये बहुत छोटा सा मिरर होता तो ये ओ डैश कहां पड़ता? पी पर। ठीक है, ओ डैश एफ के लिए देखिए, अभी तो रख देता हूं ओ डैश एफ, अगली लाइन में लिखता हूं ए डैश एफ। ए डैश एफ की बात कीजिए, ये छोटकू सा डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये इतनी सी डिस्टेंस ए डैश एफ। तो ए डैश एफ आपको ये कैसे मिलेगा? वी माइनस एफ करके। तो मैं नीचे लिखता हूं माइनस वी माइनस एफ। अब मैं जरा ओ डैश एफ की थोड़ी सी बात करता हूं। ओ डैश एफ बराबर होगा एफ पी के, यदि छोटे द्वारक का दर्पण हो। ठीक है, तो आपको अभी क्या मिल गया भाई? सारी वैल्यूज किसके मिल गई? ये अल्टीमेटली माइनस एफ हो गया। यहां पर रखिए माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ आर, ये माइनस खोल देता हूं, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ अपॉन माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ वी। यहां पर करेंगे तो ये क्या था भाई? तो ये नेगेटिव तो बाहर इंतजार कर रहा है, माइनस ऑफ वी प्लस ऑफ एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल गया आपको? यहां से मिल जाएगा यू वी प्लस का, ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू एफ, यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ आर वी प्लस ऑफ आर एफ इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस ऑफ एफ आर माइनस ऑफ एफ वी। चलेगा? अब क्या करना भाई? तो ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं आर एफ और आर एफ इधर ले आएंगे तो 2RF हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ वी। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में जो दिख रहा है, ये देखिए
माइनस ऑफ माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही प्लस हुआ क्या बनेगा, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, इसको इधर लाइए, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी, इधर आ जाएगा ये माइनस ऑफ एफ वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी क्या करूं, आर इक्वल्स टू कितना होता है भाई, चूंकि आर इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ एफ, तो बस रख दीजिए, हो गई बात खत्म, बन गई। क्या हो गया यहां पर, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर की जगह 2FV माइनस एफ वी, अच्छा ये माइनस एफ वी इधर से इधर आया था तो प्लस एफ वी इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी, ठीक है ना, ये प्लस एक कम हो गया, ठीक है। क्या करेंगे भाई, तो अब डिवाइडेड बाय यू वी एफ, बोथ साइड, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कीजिए। तो भैया यहां यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, जरा देखिए ना, यू वी एफ, यू वी से यू वी कट जाए, क्या बचेगा 1/f, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे भी करना है, तो यहां क्या बचेगा, माइनस 1 यू एफ है तो यू एफ कट गया, 1/v बच जाएगा, 1/v, एफ वी है तो एफ वी कट जाएगा, 1/u बचेगा इक्वल्स टू 0। क्या बचा, 1/f इक्वल्स टू, इन दोनों को राइट साइड में भेज दीजिए, 1/u प्लस 1/v, लीजिए भैया हो गया आंसर तैयार, आसान था, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ये दो ऐसे त्रिभुज जिसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आवर्धन किसे कहते हैं भाई, मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, तो मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे भाई, मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने आपसे याद कराया मियो, m इक्वल्स टू आई अपॉन, मतलब आवर्धन बराबर क्या बताया भैया, आई मतलब क्या, तो प्रतिबिंब बटा में वस्तु, आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब बटा में ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। अब जरा बात करिए, अगर प्रतिबिंब की दूरी कह रहे हैं तो कहिए प्रतिबिंब की दूरी मतलब v, वस्तु की दूरी मतलब u, ठीक है। और अगर हाइट ऑफ प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तो hi, वस्तु की ऊंचाई तो ho। बस इसमें क्या ध्यान में रखेंगे भाई, आवर्धन किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब तथा बिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी या बिंब की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, इकाई नहीं होती, ठीक है। मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, कारण क्योंकि यह अनुपात है। बस एक पॉइंट में आपको याद करा दो, है ना, बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा। दर्पण में अगर आवर्धन की बात कर रहे होंगे तो यहां पर ये m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू होता है, और अगर यही बात कर रहे होंगे कि इसमें लेंस में, तो लेंस के आवर्धन में जो m होगा वो प्लस v अपॉन यू होगा, ठीक है। बस इस बात को याद रख लीजिएगा। खैर दर्पण में भी अगर आप बात करेंगे m इक्वल्स टू, तो ये भी hi अपॉन ho होगा, इसकी भी बात करेंगे m इक्वल्स टू, तो ये भी hi अपॉन ho होगा। ये साइन कन्वेंशन यूज करने की वजह से, चिन्ह परिपाटी की वजह से। होपफुली आपको आवर्धन समझ में आ चुका। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। देखिए भैया अब अपवर्तन पे आगे, अपवर्तन का क्या मतलब था, ये रहा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो अपने मूल पथ से अलग हट जाती है। और कैसे हटती है भाई, तो अगर ये जो माध्यम है ये है विरल, और यहां पर जब आ रही है, आ गई सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन आएंगे तो अभिलंब की ओर, और सघन से जब वापस से आगे किसमें, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए अभिलंब की ओर और यहां पे अभिलंब से दूर। तो यहां पर क्वेश्चन, यहां पर नियम पूछा गया हमसे। नियम कहता है कि भैया ये रहा नॉर्मल, ये रही आपतित किरण, तो ये रहा आपतन कोण, ये रही कौन सी भाई, तो ये रही अपवर्तित किरण। तो पहला नियम तो कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा। मतलब साइन कोण किसका, आपतन का, अपॉन में साइन कोण किसका, अपवर्तन का। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो अनुपात है, वो हमेशा स्थिरांक होगा। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम तो सेम है जो परावर्तन में था। क्या था भाई, कि आपतित किरण अपवर्तित किरण बस हो जाएगा, वहां परावर्तित होता था, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं भाई, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा 5th का भी आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक क्या होता है भाई, तो अपवर्तनांक भी, ये भी एक तरीके का
है ना, ये भी एक तरीके का रेशियो है किसका, तो प्रकाश की चाल वायु में, प्रकाश की चाल किसमें भाई, वायु में, अपॉन प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में। आपको पता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड वेरिएट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो प्रकाश की चाल वायु में कितनी है और वो अगर किसी माध्यम में चला गया तो वहां पर कितने, इन दोनों के ही अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, म्यू से समटाइम्स में आपने देखा होगा तो ईटा से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश की चाल वायु में c और मीडियम में कैसा v, चूंकि ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है तो ये भी कैसा है, मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। बस पॉइंट समझिए, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं भैया, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया भैया, तो यही c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। और दूसरी जो होती है ये होती है सापेक्ष अपवर्तनांक और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट है। तो यहां पर क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में अपॉन में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में। जैसे मान लीजिए कांच से वाटर में गया तो प्रकाश की चाल ग्लास में अपॉन प्रकाश की चाल किसमें, वाटर में। तो ये हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हो गई बात अपवर्तनांक की भाई। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। किसके लिए अभी करना है यही काम, लेंस के लिए। अब लेंस के लिए देखिए भाई, ये यहां पर रखा है कोई वस्तु, यहां से ये गई, ये निकल गई, ये लाइट बीम यहां जाकर के इसको इंटरसेक्ट कर देगी, ये बन गई प्रतिबिंब। यहां पर ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया ए बी मेरा वस्तु, ये हो गए मेरे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वस्तु की दूरी u, यहां से यहां तक की है ये है हमारा क्या, फोकल लेंथ f, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं भैया इमेज की डिस्टेंस v। आपको फिर से वही काम करना है, दो ऐसे ट्रायंगल पकड़ने हैं जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज देखिए भैया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखिए, इन दोनों त्रिभुज में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो क्या काम करना है भैया, आपको नॉर्मली इन दोनों त्रिभुजों में सेम वही चीज लगाना है। ये अपोजिट कोण हो गए, ये 90 डिग्री, ये भी इसके 90 डिग्री। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं क्या कि ए बी सी समरूप है ए डैश बी डैश सी के। अगर ये समरूप है तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका लंब बटा में इसका लंब, इसका आधार बटा में इसके आधार के बराबर होगा, मतलब AO अपॉन ए डैश ओ के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डन। ठीक है, सेकंड में आते हैं। दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, तो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, देखिए ये छुटकू, और यहां पर अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो मैं क्यों ना यहां पे लिख देता हूं रचना। क्या रचना भाई, तो O और यहां पर O डैश, ये O डैश को ज्वाइन किया, O डैश मिलाया। ठीक है, अब तो दो त्रिभुज दिख रहा ना, एक ये आपको त्रिभुज दिख रहा है और एक ये आपको त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों में फिर से क्या कह सकते हो, जरा देखिए ना, ओ एफ ओ डैश तथा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ही कैसे भाई, ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे कैसे होंगे, ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के समरूप। कैसे पता लगा, तो देखिए ना, ये कोण इसके बराबर, ये लंब इसके बराबर। अगर समरूप है तो इसके भी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, मतलब ओ डैश अपॉन ओ डैश अपॉन क्या हो जाएगा भाई, तो ए डैश बी डैश, ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये कैसा हो जाएगा, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। अब क्या करना भाई, तो आप एक बात बताइए फिर से, क्या बी ओ डैश ये पैरेलल दिख रहा है आपको ए ओ के, ये वाली लाइन ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल, तो इसके बीच में कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर दो सब बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर होगा ओ डैश के, ए बी किसके बराबर हो गया, ओ डैश के। अब यहां पर रख दीजिए भैया, हो गई बात खत्म। क्या, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन में ए डैश एफ। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण से क्या दिख रहा है भैया आपको, फर्स्ट और सेकंड समीकरण से, इन दोनों समीकरण से आपको दिख रहा होगा एलएचएस दोनों के बराबर है। तो अगर एलएचएस बराबर है, ये एलएचएस इसके बराबर, तो ये आरएचएस भी बराबर होगा ना, मतलब एओ अपॉन में ए डैश ओ ये बराबर हो जाएगा ओ एफ अपॉन में ए डैश एफ के। अब चलिए निकालते हैं एओ। एओ कौन है, यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव, तो ये एओ हो गया नेगेटिव। ए डैश ओ निकालिए, ए डैश ओ, ए डैश ओ ये कौन है, वी, वी राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव। ओ एफ
OF ये रहा फोकल लेंथ, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। अब बच्चा कौन, A डैश F ये छुटकू सा डिस्टेंस है, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस है। अब ये कैसे निकलेगा, ये पूरा V है और ये F, तो V में से अगर मैं F को माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, V माइनस F, चूंकि दोनों राइट साइड में है इस ऑप्टिकल सेंटर से तो पॉजिटिव होंगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस UV प्लस UF इज इक्वल्स टू VF। अब डिवाइडेड बाय UVF, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए UVF से, तो भाई UV से UV कट गया, क्या बचेगा 1/F, प्लस UF से UF कट जाए, क्या बचेगा 1/V इज इक्वल्स टू VF है तो 1/U चलेगा। अभी क्या काम करना भाई, तो 1/F को है ना यहीं पर रखिए, ठीक। अच्छा यहां पर नेगेटिव भी, यहां पर एक नेगेटिव भी चल रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, उसको लेफ्ट में ले लेता हूं, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 1/F। यही प्रूफ करना था भाई लेंस के लिए, ये हो गई लेंस के लिए UVF में रिलेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई। नाउ बढ़ते आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की क्षमता का वर्णन कीजिए। लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, तो लेंस की क्षमता पावर लिखते हैं 1 फोकल लेंथ। कब, जब ये F किस में गिवन हो भैया, मीटर में। अगर यही F किस में गिवन हो जाए, सेंटीमीटर में, जैसा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगा, तो P इक्वल्स टू 100/F हो जाएगा ये फॉर्मूला, जब ये सेंटीमीटर में हो। और इसकी इकाई क्या होती है भैया, तो इसकी इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर पेपर में पक्का है, ये डायोप्टर कैसे भी आए, डायोप्टर आएगा भाई। पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। चलिए पावर के रेसिप्रोकल को कहते हैं। उत्तल लेंस से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति बनाइए। तो ये भी लीजिए भैया, उत्तल लेंस से सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जहां पर सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो ये रही भैया एक किरण, ये सीधी चली गई, ठीक है, और दूसरी किरण भैया यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, वो मुझे दिखती है कि ये जा रही है कहां से, फोकस से होती, तो ये आगे की तरफ तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ये जाके मिल जाएंगे, तो इनको पीछे की तरफ ज्वाइन किया तो यहां पर ये जाकर के मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका फोकस, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, इसका A डैश B डैश यहां पर प्रतिबिंब बन गया। आपको दिख ही रहा है कि पीछे बने हैं, मतलब कैसा दिख रहा है, आभासी, सीधा एंड आवर्धित, खत्म। आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसके पीछे बनता है, कहां, दर्पण के, मतलब ये लेंस के जिधर वस्तु है उसी के तरफ बनता है, ठीक है। अगला, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती, तो भैया पानी में कोई भी लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होने का सीधा मतलब है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी लाइट बीम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड हो जाती, ठीक है। तो ये है इसका कारण क्या, अपवर्तन। आई होप कि आपको 30 मिनट्स में जो हमने 10 क्वेश्चंस के टारगेट किए थे वो खत्म होते हैं यहां पर, और आपको पूरे ही समझ में आएंगे। बट स्टिल अगर आप चाहते हो और डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से जाकर के लिंक को फॉलो कीजिए एंड पूरे चैप्टर को खत्म कीजिए। बाकी ये पूरे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए एंड फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में धमाकेदार और 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।